कहानी की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल शॉशैंक रिडेम्पशन से। यहाँ हजारों कैदी बंद हैं और आज तक कोई भी यहाँ से भाग नहीं सका है, क्योंकि भागने की कोशिश करने वाले को सीधे गोली मार दी जाती है। इसलिए अब भी कई खूंखार कैदी अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजार रहे होते हैं। तभी दृश्य एक अदालत में बदलता है, जहाँ एंडी नाम का एक बड़ा बैंकर खड़ा होता है। लेकिन जज एंडी को उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना देता है। एंडी कहता है, मैं बेगुनाह हूँ और मैंने यह मर्डर नहीं किए हैं। लेकिन उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। इसीलिए जज उसे उम्र कैद काटने के लिए सबसे खतरनाक जेल शॉशैंक रिडेम्पशन जेल भेज देता है। जब एंडी और कुछ नए कैदी जेल के अंदर लाए जाते हैं, तब जेल के पुराने कैदी शर्त लगाते हैं कि आज रात नए कैदियों में से सबसे पहले कौन रोएगा। शर्त सिगरेट की एक डिब्बी पर लगती है और कैदी बाहर लाइन में खड़े नए कैदियों में से एक एक कैदी को चुनते हैं। तभी रेड नाम का कैदी एंडी पर दांव लगाता है। रेड को लगता है कि एंडी अमीर घर का है, उसने कभी तकलीफ नहीं झेली, इसलिए वह आज रात सबसे पहले रोएगा। फिर सभी कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है और उनके सेल में बंद कर दिया जाता है। रात होते ही पुराने कैदी नए कैदियों पर चिल्लाने लगते हैं ताकि कोई डर कर रोने लग जाए। एक नया कैदी डर जाता है और जोर जोर से रोते हुए कहता है, माई बाप मुझे घर जाना है। गार्ड वहां आते हैं और उसे रोने से मना करने लगते हैं, पर वो कैदी रोना बंद नहीं करता। गार्ड उसे कोठड़ी से बाहर निकालते हैं और तेल वाले डंडे से इतना पीटते हैं कि वह बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंडी को डराने के बावजूद एक भी आवाज नहीं करता, यानी रोता नहीं। रेड समझ जाता है कि एंडी बहुत मजबूत है और वह अपनी शर्त हार जाता है। शर्त हारने की वजह से अगले दिन रेड अपने साथी को सिगरेट की डिब्बी दे देता है। वहीं एंडी अकेला चुपचाप नाश्ता कर रहा होता है और तभी उसकी मुलाकात जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रूक्स से होती है। ब्रूक्स को इस जेल में लगभग 50 साल पूरे हो गए होते हैं। एंडी चालाकी से ब्रूक्स से जेल के नियमों और कैदियों के बारे में जानने की कोशिश करता है। ब्रूक्स उसे जेल का हर राज बता देता है और रेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर तुम्हें बाहर से कुछ मंगवाना हो तो रेड से मिलना। खाना खाने के बाद एंडी सीधा रेड के पास जाता है और पूछता है, मैंने सुना है तुम बाहर से कोई भी चीज अंदर मंगवा सकते हो। रेड कहता है, हाँ मैं मंगवा तो सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज जो भागने या किसी को मारने के काम ना आ सकती हो। एंडी कहता है, मुझे एक हथौड़ा चाहिए। रेड घबराकर पूछने लगता है, तुम्हें हथौड़ा क्यों चाहिए? क्या तुम इससे किसी को मारना चाहते हो? एंडी कहता है, मैं किसी को मारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। तभी बातों बातों में रेड कुछ कैदियों की तरफ इशारा करता है और कहता है, हाँ तुम्हारा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बनने वाले हैं। रेड उसे उन लोगों से बचकर रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि मैंने सुना वो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे। अगले दिन रेड एंडी के लिए हथौड़ा मंगवा देता है। हथौड़ा बहुत छोटा होता है, जिसे देखकर रेड हंसता है और सोचने लगता है कि इस हथौड़े से तो जेल की दीवार में सुरंग बनाने में 700 साल लग जाएंगे। थोड़ी देर बाद ब्रूक्स के जरिए रेड वह हथौड़ा एंडी के सेल तक पहुंचा देता है। कुछ दिन बाद एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है। उसी दौरान वे 3 कैदी उसे पकड़ लेते हैं। एंडी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी अकेला उन तीनों को रोक नहीं पाता। वे तीनों मिलकर एंडी को बहुत पीटते हैं और उसके साथ गलत हरकत करते हैं। यह सिलसिला लगातार 2 साल तक चलता रहता है। वे लोग हमेशा एंडी को पकड़ते हैं, उसे पीटते हैं और उसके साथ अक्सर गलत हरकत करते रहते हैं। 2 साल बाद जेल में घोषणा होती है कि छत की मरम्मत के लिए अधिकारियों को कैदियों की जरूरत होती है। छत के काम के लिए कैदियों की एक टीम तैयार की जाती है। टीम में रेड और एंडी को भी शामिल होने का मौका मिलता है। सब छत पर काम करने लगते हैं और उनके ऊपर कैप्टन बायरन हेडली निगरानी रख रहा होता है। हेडली बहुत सख्त इंसान होता है जो छोटी सी गलती पर कैदियों को बुरी तरह पीटने लगता है। एक दिन काम के दौरान हेडली अपने साथियों को बता रहा होता है कि मेरे भाई की हाल ही में मौत हो गई है और उसे विरासत में लगभग $50,000 मिले हैं, जो पैसा अब कानूनी रूप से मुझे मिलने वाला है, पर सरकार टैक्स के रूप में मोटा पैसा काट लेगी। उधर काम करता हुआ एंडी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। एंडी एक बैंकर है और उसे पता होता है कि इन पैसों को बिना टैक्स दिए कैसे बचाया जा सकता है। एंडी सीधा हेडली की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक बोलता है, क्या तुम अपनी पत्नी पर भरोसा करते हो? पत्नी का नाम सुनते ही हेडली को गुस्सा आ जाता है कि कैसे एक कैदी सबके सामने सरेआम मेरी पत्नी के बारे में बात कर सकता है। और हेडली एंडी को पकड़कर छत के किनारे तक ले जाता है और नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करने लग जाता है। पर नीचे गिरने से पहले एंडी कहता है, तुम अपने पैसे अपनी पत्नी के खाते में डाल सकते हो, क्योंकि सरकार पत्नी को दिए गए पैसों पर टैक्स नहीं ले सकती। एंडी कहता है, बाहर का वकील तुमसे बहुत पैसे लेगा, लेकिन मैं तुम्हारा यह काम बिल्कुल मुफ्त में कर सकता हूँ। हेडली पूछता है, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? एंडी मुस्कुराता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे दोस्तों को ठंडी बियर पिला देना। अगले दिन सभी कैदी छत पर बैठकर ठंडी बियर का नजारा ले रहे होते हैं, क्योंकि एंडी ने हेडली का फॉर्म भरने का काम फ्री में कर दिया होता है। इसलिए एंडी एक कोने में बैठता है और अपने दोस्तों को बियर पीते हुए देखकर अकेला ही खुश होने लगता है। जेल में बियर पीना लगभग नामुमकिन था, इसलिए सभी कैदी एंडी से बहुत खुश हो जाते हैं। बस फिर क्या था, रेड और एंडी की दोस्ती गहरी हो जाती है। कुछ दिन बाद जेल के सभी कैदी रीटा हैवर्थ की फिल्म देख रहे होते हैं। एंडी रेड के पास आता है और कहता है, मुझे रीटा हैवर्थ यानी फिल्म वाली हीरोइन का एक बड़ा पोस्टर चाहिए। एंडी रेड से
से पोस्टर इसलिए मांगता है क्योंकि पूरे जेल में सिर्फ रेड ही बाहर से सामान मंगवाने की पावर रखता है। इसके बाद एंडी वहाँ से चला जाता है, पर वे तीनों कैदी फिर से उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे एंडी को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन एंडी मना कर देता है। वे लोग एंडी को पकड़ लेते हैं और उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस बार एंडी उनका डटकर मुकाबला करता है। पर वे 3 लोग होते हैं, इसलिए वे एंडी का इतना कुटाई करते हैं कि एंडी 1 महीने के लिए अस्पताल पहुंच जाता है। सजा के तौर पर मुख्य हमलावर को 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब मुख्य हमलावर वापस अपनी कोठरी में आता है तो वहाँ हेडली खड़ा होता है। हेडली ने एंडी को जेल के कागजात और बाकी अधिकारियों के टैक्स के फॉर्म भरने के काम पर रख लिया था, इसलिए हेडली उस कैदी को इतनी बुरी तरह मारता है कि वह हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। जब 1 महीने बाद एंडी अस्पताल से वापस अपनी कोठरी में लौटता है, उसे अपने बिस्तर पर रीटा हैवर्थ का एक बड़ा पोस्टर मिलता है जो रेड की तरफ से एक स्वागत उपहार होता है। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन अचानक जेल का वार्डन सुरक्षा गार्ड के साथ एंडी की कोठरी में आ पहुंचता है। गार्ड एंडी की कोठरी की अच्छी तरह से तलाशी लेने लगते हैं। जब रूम की पूरी चेकिंग करने के बाद वार्डन को वहां से कोई भी गलत चीज नहीं मिलती, तभी वार्डन की नजर सामने दीवार पर लगे रीटा के पोस्टर पर पड़ती है। वार्डन पोस्टर देखकर कहता है, वैसे तो मैं जेल के किसी भी रूम में पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं देता, पर तुम इसे अपने कमरे में लगा सकते हो। असलियत में वार्डन सिर्फ बहाना बनाकर एंडी की कोठरी में आया था। वार्डन को हेडली ने बता दिया होता है कि किस तरह एंडी ने उसके हजारों डॉलर का टैक्स बचाया है। वार्डन तो बस अपना टैक्स बचाने के लिए एंडी से मिलना चाहता था। वार्डन एंडी के हाथ में मौजूद बाइबल को ले लेता है, लेकिन दरवाजे के बाहर निकलने के बाद वार्डन उसे एंडी को लौटा देता है। लेकिन बाइबल लौटाते हुए वार्डन एंडी से कहता है, मुक्ति इसी में है। अगले दिन वार्डन एंडी को सीधे अपने ऑफिस में बुलाता है। वार्डन एंडी से कहता है, तुम्हारे जैसे समझदार इंसान को जेल की सलाखों के पीछे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वार्डन तुरंत एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में ब्रुक्स नाम का बूढ़ा कैदी मौजूद होता है। ब्रुक्स कई सालों से लाइब्रेरी का सारा काम संभाल रहा होता है। तभी मुख्य अधिकारी हेडली, जिसके पैसे एंडी ने छत पर बचाए थे, वह एक दूसरे अधिकारी को एंडी के पास लेकर आता है। उस दूसरे अधिकारी को भी अपने टैक्स का मसला होता है। एंडी बिना समय बर्बाद किए कुछ ही मिनटों में उसके फॉर्म भर देता है। इस घटना के बाद पूरे जेल में एंडी फेमस हो गया और उसके चर्चे होने लगते हैं। जैसे जैसे साल बीतते हैं, एंडी के पास अधिकारियों का काम बहुत बढ़ता चला जाता है। काम ज्यादा होने के कारण एंडी को अपने पास एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। एंडी अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। एक दिन लाइब्रेरी के अंदर ब्रुक्स अचानक एक कैदी के गले पर अपना चाकू रख देता है। ब्रुक्स उस कैदी को बिना वजह जान से मारने की धमकी देने लगता है, क्योंकि सरकार ने ब्रुक्स की सजा पूरी तरह से माफ कर दी होती है। पर ब्रुक्स इस जेल को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता। ब्रुक्स को इस जेल में आज पूरे 50 साल हो चुके होते हैं। उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल के अंदर बीत गई है। ब्रुक्स बिल्कुल भूल चुका होता है कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। ब्रुक्स के लिए यह जेल ही उसकी असली दुनिया बन चुकी है। ब्रुक्स को लगता है कि अगर उसने इस कैदी का खून कर दिया तो उसकी सजा और बढ़ जाएगी। एंडी डर जाता है और उसे बहुत समझाता है। एंडी के समझाने पर ब्रुक्स उस कैदी को छोड़ देता है। ना चाहते हुए भी ब्रुक्स को जेल से बाहर आना पड़ता है। जेल से छूटने के बाद जब ब्रुक्स बाहर आता है तो उसे बाहर की दुनिया बहुत अजीब लगने लगती है। 50 सालों बाद बाहर की दुनिया की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुकी होती है। जहाँ सड़क पर पहले सिर्फ एक गाड़ी दिखती थी, अब वहाँ गाड़ियों की भारी भीड़ लग चुकी होती है। कुछ दिन बीतने के बाद ब्रुक्स एक सुपरमार्केट में काम करने लगता है। बाहर की दुनिया में ब्रुक्स का मन बिल्कुल नहीं लग रहा होता। उसे हर वक्त बार बार जेल की याद आती है। वह किसी भी तरह वापस जेल में आना चाहता है। ब्रुक्स सोचता है कि वह बाहर कोई बड़ा जुर्म करे ताकि पुलिस उसे फिर से इस जेल में डाल दे। पर ब्रुक्स इस उम्र में अब कोई भी जुर्म नहीं करना चाहता था। इस भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार वाली जिंदगी में ब्रुक्स खुद को ढाल नहीं पाता। अंत में ब्रुक्स अपनी जान दे देता है। मरने से पहले ब्रुक्स जेल में मौजूद अपने साथियों के नाम एक खत लिखता है। खत जेल में पहुंचता है और उसे पढ़ते हुए सभी कैदी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। कुछ समय बाद जेल का वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम के तहत जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर दिहाड़ी यानी मजदूरी करवाई जाती है। कैदी भी बाहर काम करने के लिए तुरंत मान जाते हैं, क्योंकि वे सब जेल से बाहर की दुनिया को फिर से जीकर देखना चाहते हैं। वार्डन इन कैदियों से बाहर मजदूरी करवाने लगता है और इस प्रोजेक्ट के जरिए वार्डन को बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं। जेल के कैदियों की मजदूरी बहुत सस्ती पड़ती है, जिसकी वजह से बाहर की लोकल कंस्ट्रक्शन लेबर दिहाड़ीदारों की टीम को कहीं पर भी काम मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि वार्डन उनका सारा काम आधी कीमत पर अपने कैदियों से करवा रहा होता है। क्योंकि कैदी कोई आम मजदूर नहीं है, वार्डन बिल्कुल मुफ्त में कैदियों से काम करवाकर बहुत सारा पैसा कमाने लगता है। इसीलिए वार्डन का कमाया हुआ यह सारा पैसा काले धन का होता है, यानी ब्लैक मनी। एंडी एक बैंकर है और इसी वजह से एंडी वार्डन का सारा काला पैसा सफेद यानी व्हाइट मनी में बदलने का काम संभालता है। एंडी इन पैसों को एक ऐसे आदमी के नाम पर जमा करता है जो हकीकत में कहीं होता ही नहीं। एंडी उस झूठे आदमी के बैंक खाते में सारा पैसा जमा करता रहता है। एंडी ऐसा इसलिए करता है ताकि अगर कल को पुलिस को शक भी हो जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढती रहे जो इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। अगले दिन जेल में एक टॉमी नाम का नया कैदी आता है। टॉमी बहुत जवान है और वो इस छोटी सी उम्र में कई सारी जेलों में सजा काट चुका है। क्योंकि टॉमी बहुत ही अच्छे स्वभाव का इंसान है, उसकी बहुत जल्द जेल में कैदियों से दोस्ती हो जाती है। एक दिन खाना खाते समय टॉमी बाकी कैदियों को बताता है कि मैं कई वर्षों से चोरी करता आ रहा हूँ और इसी वजह से मैं अलग अलग जेलों में सजा काट चुका हूँ। इस बार भी उसी अपराध के कारण मैं यहाँ पहुँचा हूँ। टॉमी की
बात सुनकर एंडी उसे कहता है कि बार बार चोरी करने के बाद पकड़े जाना यह दर्शाता है कि चोरी करना तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए तुम मनी हाइस्ट जैसे प्रोफेशनल चोर नहीं बन सके अब तक। एंडी कहता है कि तुम्हें अब चोरी छोड़ देनी चाहिए। एंडी की यह बात टॉमी को सही लगती है। टॉमी रेड के पास जाकर एंडी के बारे में जानकारी लेने लगता है। टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी इतना समझदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति है, फिर आखिर उसे जेल क्यों हुई। रेड टॉमी को बताता है कि एंडी पहले एक बड़ा बैंकर था। एंडी पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का आरोप साबित हुआ, जिसके चलते उसे उम्र कैद की सजा मिली। ये सुनकर टॉमी गहरी सोच में डूब जाता है, मानो उसे कोई पुराना किस्सा याद आ गया हो। इसके बाद टॉमी तुरंत एंडी को अपने पास बुलाता है। एंडी और रेड दोनों उसके पास आते हैं। टॉमी उन्हें बताता है कि करीब 4 साल पहले मैं एक दूसरी जेल में था, जहां मेरी मुलाकात एक कैदी से हुई थी। उस कैदी ने मुझे एक घटना के बारे में बताया कि एक रात वो चोरी के इरादे से एक घर में घुसा, लेकिन तभी घर का मालिक जाग गया। पकड़े जाने के डर से उसने उस व्यक्ति और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। टॉमी आगे कहता है कि बाद में उस कैदी को पता चला कि वे दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि प्रेमी थे और वो महिला एक बड़े बैंकर की पत्नी थी। टॉमी कहता है कि कुछ समय बाद जब मैंने अखबार में खबर पढ़ी तो मुझे पता चला कि पुलिस ने संदेह के आधार पर उसी बैंकर को इन दोनों हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यह सब जानने के बाद एंडी को अपनी बेगुनाही का गवाह मिल जाता है। एंडी सीधा वार्डन के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। वार्डन जानबूझकर एंडी की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि एंडी वही आदमी है जो उसके ब्लैक मनी को साफ यानी एक नंबर बनाता है और उसके हर सीक्रेट से वाकिफ है। वार्डन के दिमाग में साफ चलता है कि अगर एंडी यहाँ से निकल गया तो न सिर्फ उसकी इनकम बंद हो जाएगी बल्कि उसके सारे राज्य भी बाहर आ सकते हैं। वार्डन सीधे एंडी से कहता है, ये सब स्टोरी मुझे मत सुनाओ, ऐसी बातें मैं रोज सुनता हूँ। एंडी शांत रहते हुए उसे यकीन दिलाता है, अगर मैं बाहर भी गया ना तो तुम्हारे बारे में एक शब्द भी किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वार्डन उसकी बात नहीं मानता, जिससे एंडी का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होने लगता है। उसके दिमाग में यही चलता है कि उसने इस आदमी के लिए कितना कुछ किया। गुस्से में एंडी चिल्ला पड़ता है। वार्डन तुरंत गार्ड्स को बुलवाकर उसे 1 महीने के लिए सॉलिटरी सेल में भिजवा देता है। फिर कुछ देर बाद वार्डन सीधे टॉमी के पास पहुंच जाता है और बिना घुमाए सीधा सवाल करता है, जो बातें तुमने एंडी को बताई थीं, वो सब सच हैं? टॉमी तुरंत जवाब देता है, हाँ एकदम सच है। वार्डन पूछता है, अगर तुम्हें कोर्ट में पूछा जाए तो क्या तुम वहाँ ये सब गवाही दोगे? टॉमी बिना हिचकिचाए कहता है, हाँ मैं पूरी तरह रेडी हूँ। इतना सुनते ही वार्डन ऊपर खड़े गार्ड हैडली की तरफ हल्का सा इशारा करता है और हैडली बंदूक से टॉमी पर लगातार गोलियां चला देता है। कुछ ही सेकंड में टॉमी का काम तमाम हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वार्डन काल कोठरी में एंडी के पास पहुंचता है और ठंडे लहजे में बोलता है, टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे शूट करना पड़ा। एंडी ये सुनते ही सब समझ जाता है कि असल में क्या हुआ है। अंदर ही अंदर उसका गुस्सा उबलने लगता है और उसके दिमाग में साफ चलता है कि वार्डन कितना गिरा हुआ इंसान है। एंडी सीधे वार्डन से कहता है, आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। वार्डन खतरनाक अंदाज में जवाब देता है, ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ यहाँ हेल बना दूंगा। इतना कहकर वार्डन गार्ड से बोलता है, इसे 1 और महीने के लिए यहीं सॉलिटरी में रखो। काल कोठरी ऐसी जगह होती है जहाँ सिर्फ अंधेरा, खामोशी और डर होता है और एंडी पहले ही वहाँ 1 महीना काट चुका होता है और अब उसे फिर से उतना ही वक्त गुजारना है। कुछ ही समय में पूरे जेल में ये बात फैल जाती है कि एंडी उस जुर्म की सजा भुगत रहा है जो उसने किया ही नहीं। ज्यादातर कैदियों को उसके लिए बुरा लगने लगता है। 2 महीने काल कोठरी में काटने के बाद एंडी आखिर बाहर निकलता है। बाहर आते ही रेड उसके पास पहुंच जाता है। एंडी उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी यहाँ से बाहर जा पाओगे? रेड हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ लेकिन तब जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा कि दिमाग ठीक से काम भी नहीं करेगा। एंडी थोड़ी देर रुक कर बोलता है, मैं यहाँ से निकलकर मेक्सिको जाऊंगा। वहाँ समंदर के किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। लोग कहते हैं वहाँ पहुंचकर इंसान खुद को भूल जाता है। एंडी की आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। मैं वहाँ अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोलूंगा और बीच के पास अपनी नाव ठीक करूंगा। फिर एंडी धीरे से बोलता है, वहाँ मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए होगा जो मेरे लिए बाहर से चीजें अरेंज कर सके। रेड समझ जाता है और कहता है, उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल बना सकती है। फिर रेड एंडी को समझाता है, मेक्सिको का सफर बहुत दूर है। इतना बोलकर रेड मुड़कर जाने लगता है। तभी एंडी आवाज देता है, रेड एक वादा करो, अगर तुम कभी यहाँ से बाहर निकले तो मेरा एक काम करोगे? रेड बिना सोचे जवाब देता है, हाँ जरूर करूंगा। एंडी फिर उसे एक जगह के बारे में बताता है, जब तुम रिहा हो जाओ तो वहाँ जाना, एक बड़ा सा मैदान है, उसके बीच में एक खूबसूरत पेड़ खड़ा होगा। उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी पत्नी को शादी के लिए पूछा था। आगे एंडी समझाता है, उस पेड़ के नीचे एक दीवार है, उसमें तुम्हें काले रंग का पत्थर मिलेगा। उसके नीचे मैंने एक बॉक्स छुपा रखा है, जब तुम बाहर आओ तो जाकर देखना अंदर क्या है। इतना कहकर एंडी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद एंडी सीधे वार्डन के ऑफिस में पहुंचता है। वहाँ उसका सारा काम निपटाकर जरूरी कागजात एक खास तिजोरी में रख देता है। जैसे ही काम खत्म होता है, वार्डन अपने कपड़े उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इनको प्रेस करवा देना और जूते ऐसे चमकने चाहिए जैसे शीशा। काम खत्म करके एंडी वापस अपनी कोठरी में लौट आता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। उधर दूसरी तरफ रेड एंडी की वजह से पूरी रात बेचैन रहता है, क्योंकि रेड को लगता है काल कोठरी की सजा के बाद एंडी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, कहीं एंडी अपने आप को मार न ले या कोई और गलत कदम न उठा ले। इसी टेंशन में रेड की रात गुजर जाती है। सुबह होते ही सभी कोठरियों के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और कैदी बाहर निकलते हैं, लेकिन एंडी अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकलता। आज तक के इतिहास में
पहली बार ऐसा होता है कि कोई कैदी सुबह बाहर नहीं निकला। रेड बेचैन हो जाता है। रेड के मन में डर बैठ जाता है, कहीं एंडी ने खुद को खत्म तो नहीं कर लिया। तभी एक अधिकारी गुस्से में वहां पहुंचता है और सीधे कोठरी के अंदर झांकता है। अंदर का नजारा देखकर वह सन्न रह जाता है। बिस्तर पूरी तरह खाली और कोठरी के अंदर कोई नहीं होता। एंडी वहां से पूरी तरह गायब हो चुका होता है। सीन बदलता है। वार्डन अपने कमरे में जूते पहनने के लिए वह शू बॉक्स खोलता है, लेकिन अंदर उसके चमकते जूते नहीं बल्कि एंडी के पुराने और गंदे जूते पड़े होते हैं। दूसरी तरफ पूरे जेल में तेज सायरन गूंज उठता है। ये साफ इशारा होता है कि कोई कैदी भाग गया है। सायरन सुनते ही वार्डन भागता हुआ सीधे एंडी की कोठरी तक पहुंचता है। अंदर जाकर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां एंडी का कोई निशान नहीं मिलता। वार्डन अधिकारी से कहता है, जाओ रेड को लेकर आओ। वह हमेशा उसके साथ रहता है। तभी रेड को लाया जाता है। वार्डन उसकी तरफ घूरते हुए पूछता है, एंडी कहाँ है? रेड शांत होकर जवाब देता है, मुझे नहीं पता। इतना सुनते ही वार्डन का गुस्सा भड़क उठता है। वह जोर से चिल्लाता है, क्या वह कोई भूत है जो एक ही रात में यहाँ से गायब हो गया, जबकि सारे ताले भी लगे होते हैं। वार्डन हड़बड़ाहट में जमीन से पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से गार्ड्स और रेड की तरफ फेंकने लगता है। गुस्से में एक पत्थर दीवार पर लगे रीटा हेवर्थ के बड़े पोस्टर पर दे मारता है। पत्थर पोस्टर से टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि उसे चीरता हुआ आर पार निकल जाता है। ये देखकर वार्डन तुरंत फटे हिस्से में हाथ डाल देता है, फिर पूरा पोस्टर खींचकर फाड़ देता है। सामने का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि दीवार के अंदर एक लंबी और गहरी सुरंग बनी होती है। इतनी मोटी और मजबूत जेल की दीवार में बिना किसी मशीन के ऐसा टनल बनाना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन एंडी ने ये कर दिखाया और उसी रास्ते से भाग निकला। तुरंत सारे अधिकारी बाहर उस जगह की तरफ दौड़ते हैं जहां से एंडी बाहर निकला होता है। वहां जमीन पर उसके पुराने जेल वाले कपड़े पड़े मिलते हैं। कपड़ों के पास मिट्टी में एक छोटी सी हथौड़ी भी पड़ी होती है, वही छोटी हथौड़ी जो 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी। एंडी पिछले 20 सालों से लगातार इसी छोटी हथौड़ी से अपनी कोठड़ी की दीवार खोदकर धीरे धीरे सुरंग बना रहा होता है। दीवार खोदने से जो भी मिट्टी निकलती थी एंडी उसे अपनी पैंट की जेब में भर लेता था। दिन में बाहर आते वक्त एंडी उस मिट्टी को मैदान में ले जाकर धीरे धीरे बिखेर देता था। इतने सालों तक उसने ये काम इतनी सफाई से किया कि किसी को जरा भी शक और कानो कान खबर तक नहीं हुई। जब पिछली रात एंडी आखिरी बार वार्डन के ऑफिस में काम कर रहा था, तब एंडी वार्डन के काले पैसों के सारे असली कागजात अपने कपड़ों के अंदर छिपा लेता है। इसके बाद एंडी अपनी बाइबल को तिजोरी में रख देता है ताकि लगे जैसे अंदर वार्डन के वही जरूरी कागजात रख रहा हो। वार्डन ने जो अपने कपड़े एंडी को प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी सबसे पहले वार्डन के कपड़े पहनता है, उनके ऊपर अपने पुराने जेल के कपड़े पहनता है। उस रात वार्डन के शीशे जैसे चमकते हुए जूते पहनकर एंडी वापस अपनी कोठड़ी में लौट आता है। जब रात होते ही जेल की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, तो एंडी धीरे से पोस्टर हटाता है और अपनी कोठड़ी में बनाई हुई सुरंग के अंदर घुस जाता है। सुरंग के रास्ते जब एंडी दीवार के पार निकलता है और बाहर लगे बड़े गटर पाइप को पत्थर से तोड़ देता है, फिर हिम्मत करके अपना सिर उस संकरे और गंदे पाइप में डालता है और धीरे धीरे अंदर घुसने लगता है। अंदर बहुत ज्यादा गंदगी भरी होती है, लेकिन एंडी रुकता नहीं। वह उसी पाइप में आगे की तरफ रेंगना शुरू कर देता है। करीब 2 किलोमीटर लंबे उस पाइप में लगातार रेंगते हुए आखिरकार वह उसे पूरा पार कर लेता है। आखिर में एंडी उस जेल से बाहर निकल आता है जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया था। अगली सुबह एंडी सीधे उस बड़े बैंक में पहुंचता है जहां वार्डन का पूरा काला पैसा जमा होता था। ये पैसा एक ऐसे आदमी के नाम पर रखा गया था जो असल में इस दुनिया में मौजूद ही नहीं था, और ये पूरा सिस्टम कागजात और पैसे जमा करवाना एंडी ने ही सेट किया था। इस अकाउंट के नाम पर जो सिग्नेचर होते थे वो भी जेल में बैठकर एंडी ही तो करता था। अब एंडी उसी नाम के सारे पेपर्स लेकर बैंक कर्मचारी के पास जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स सही होने की वजह से उसे पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद एंडी अलग अलग बैंकों में जाकर सभी खातों से पैसा निकाल लेता है। कुल मिलाकर एंडी $3,70,000 निकाल लेता है। अब एंडी सिर्फ आजाद नहीं होता बल्कि पैसों के साथ पूरी तरह सेट भी हो जाता है। जिस दिन एंडी इस जेल में आया था उसी दिन से एंडी इस पूरे प्लान पर काम कर रहा था। एंडी सारे असली सबूत और काले पैसों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स एक लिफाफे में रखता है और उसे मीडिया और अखबार वालों के पते पर भेज देता है। अगली सुबह यह पूरी खबर अखबारों के पहले पन्ने पर छप जाती है। वार्डन अपने ऑफिस में अपनी तिजोरी खोल कर देखता है। तिजोरी के अंदर उसके कागजात नहीं बल्कि एंडी की बाइबल रखी होती है। वार्डन बाइबल का पहला पन्ना खोलता है जहां एंडी ने लिखा होता है, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मुक्ति इसी में है। वार्डन पन्ने पलटता है और देखता है पन्नों को काटकर एक हथौड़ी का आकार बनाया गया है और एंडी उसी के अंदर अपनी हथौड़ी छिपा कर रखता था। आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की कोठड़ी में गया था, उस वक्त भी वह हथौड़ी उसी बाइबल के अंदर मौजूद होती है। ये सच जानकर वार्डन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वार्डन के काले पैसों की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां और मीडिया के रिपोर्टर्स जेल के बाहर पहुंच जाते हैं। पुलिस ऑफिस का दरवाजा खटखटाती है। इससे पहले कि पुलिस अंदर आकर वार्डन को गिरफ्तार करती, वार्डन अपनी दराज से बंदूक निकालता है और खुद को गोली मार लेता है। थोड़ा समय गुजरता है और आखिरकार रेड की
सजा भी सरकार की तरफ से माफ कर दी जाती है। सरकार की तरफ से उसे एक छोटी सी जॉब मिलती है और रहने के लिए एक कमरा भी दिया जाता है। रेड को वही कमरा मिलता है जो ब्रुक्स को दिया गया था। रेड कमरे में रहने लगता है। जेल से बाहर आने के बाद भी उसका मन भी ब्रुक्स की तरह इस नई दुनिया में बिल्कुल नहीं लगता। आधी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताने के बाद अब सब कुछ उसे अजीब और खाली सा लगता है। हालत ऐसी हो जाती है कि वह भी ब्रुक्स की तरह अपनी जान लेने के बारे में सोचने लगता है। पर तभी अचानक रेड को एंडी से फिर से मिलने का किया हुआ अपना वादा याद आता है। रेड तुरंत एक गाड़ी पकड़ता है और उस जगह के लिए निकल पड़ता है जो एंडी ने उसे बताई थी। रेड लंबा सफर तय करके उसी बहुत बड़े और खुले घास के मैदान में पहुंचता है जो एंडी ने बताया था। मैदान के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा होता है। पेड़ के ठीक पास पत्थरों की एक लंबी दीवार भी बनी होती है जैसा एंडी ने बताया था। रेड पत्थरों को ध्यान से देखने लगता है और उन पत्थरों के बीच एक काले रंग का पत्थर दिखाई देता है। रेड तुरंत उस काले पत्थर को उठाता है, पर पत्थर के नीचे एक छोटा सा बॉक्स रखा होता है। रेड बॉक्स खोलता है और देखता है कि उसके अंदर कुछ पैसे और एक खत रखा है। ये खत किसी और ने नहीं बल्कि एंडी ने ही लिखा होता है। खत में लिखा होता है कि मैं उसी जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने जेल में बताया था। खत के आखिर में एंडी ने लिखा होता है, उम्मीद बहुत अच्छी चीज होती है। रेड पैसे और खत लेकर आखिर उस जगह पहुंच जाता है। जब रेड समुद्र किनारे सामने नजर डालता है तो एंडी एक नाव में बैठा होता है और उसे ठीक करने में लगा रहता है। ये वही जगह होती है, वही सपना जिसके बारे में एंडी ने जेल में रेड से बात की थी। तब रेड ने पलट जवाब दिया था कि किसी चीज की उम्मीद करना अच्छा नहीं होता। एंडी पीछे मुड़कर देखता है, रेड उसकी तरफ आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही मुस्कुरा देते हैं और फिर गले लग जाते हैं। इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।